Hello everyone, welcome to B2E Learning. Students, myself Pratibha, your botany mentor. बेटा आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फंजाई. बेटा फंजाई, फंगस सब इसे अलग अलग नाम से जानते हैं और एट प्रेजेंट के सिनेरियो में ये फंजाई जो है ये बहुत फेमस हुआ है. जैसे बेटा अपन ने मोनेरा पढ़ा है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं. फिर हमने उसके बाद प्रोटिस्टा जो किंगडम है वो पढ़ा है बेटा जिसमें अलग अलग टाइप के यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं. उसी तरीके से बेटा एक किंगडम है फंजाई. देखो आपके सामने स्लाइड में एक डायग्राम मेंशन है. बेटा ये डायग्राम जो है ये पर्टिकुलर मशरूम का है. मशरूम जिसके बारे में सब जानते हैं, बहुत सारे मशरूम जो हैं वो ईडिबल हैं, बहुत सारे मशरूम जो हैं वो पॉइजनस हैं. बेटा उसी तरीके से इस पूरे के पूरे ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो इंक्लूडेड है. राइट बेटा इससे पहले हम अलग अलग जो चैप्टर्स हैं वो कवर कर चुके हैं. जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पहले हमने प्लांट किंगडम पढ़ा है. तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे प्लांट फिजियोलॉजी है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, प्लांट किंगडम अपन पढ़ चुके हैं और उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बेटा आज के टाइम में अगर अपन बात करें कि फंजाई इतना फेमस क्यों है, आप आजकल न्यूज में कोरोना वायरस के साथ साथ ब्लैक फंगस से होने वाली डिजीज भी सुन रहे हैं. वो ब्लैक फंगस जो है वो पर्टिकुलर फंजाई के चार जो ग्रुप है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये चार ग्रुप अपन मेंशन करेंगे बच्चे. इन चारों ग्रुप में से जो फाइकोमाइसिटीज है उसका एक मेंबर होता है म्यूकर. उस म्यूकर से होने वाली डिजीज है म्यूकर माइकोसिस जो है अपन कहते हैं उस वो जो ब्लैक फंगस है उससे आज के टाइम में ये जो डिजीज फैल रही है उसके बारे में बात की गई है. हमें इस चैप्टर में उसके बारे में भी पढ़ना है. ठीक बात है बेटा. तो फंजाई जो है इसे अपन स्टार्ट कर सकते हैं. चलिए सबसे पहले अपन इसके जर्नल फीचर पे बात करते हैं. राइट तो अगर हम इसके नॉर्मल फीचर्स के बारे में बोलें, सबसे पहली बात तो इससे पहले जो आपने ग्रुप पढ़े थे, आपने मोनेरा पढ़ा है, आपने प्रोटिस्टा पढ़ा है या आपने विटेकर की ओवरऑल क्लासिफिकेशन की टेबल पढ़ी है, उनमें सभी किंगडम्स में कोई ना कोई क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जरूर है, यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. लेकिन फंजाई और एनिमेलिया इनमें कोई भी और जो ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता. राइट तो सबसे पहले आपने बोला फंजाई क्या है, ए क्लोरोफिलस. ए क्लोरोफिलस मतलब इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है. मींस मैम ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, नहीं बना सकते. मींस ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक. फिर बेटा ये यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, स्पोर प्रोड्यूसिंग. बेटा इसमें स्पोर बनेंगे, स्पोर प्रोड्यूसिंग, थैलॉइड ऑर्गेनिज्म, थैलॉइड ऑर्गेनिज्म है. राइट ये थैलॉइड ऑर्गेनिज्म है. उसके बाद बच्चे सबसे पहले अपन कोई भी ग्रुप शुरू करते हैं तो अपना क्या सीक्वेंस रहता है, हम सबसे पहले उसका हैबिटेट पढ़ते हैं, हैबिटेट के बाद हम उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बच्चे, स्ट्रक्चर के बाद हम उसकी न्यूट्रिशन पे आते हैं, न्यूट्रिशन के बाद हम आगे उसकी रिप्रोडक्शन पे आते हैं, देन हम उसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं और उसके बाद फर्दर एग्जांपल, फंजाई से होने वाली डिजीज, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इसके जर्नल फीचर में हम बात करें इसके हैबिटेट की. ठीक बात है कि भाई ये किस टाइप के हैबिटेट में पाया जाता है. सबसे पहली बात तो बच्चे इसके मॉर्फोलॉजी में और इसके हैबिटेट में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है. मतलब एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि फंगस जो है वो कॉस्मोपॉलिटियन है, मतलब हर टाइप के हैबिटेट में ये पाया जाएगा. राइट जैसे अभी अगर अपने आसपास बात करें हवा में तो उस हवा में बहुत सारे स्पोर्स है फंगस के, लेकिन वो ग्रो पर्टिकुलर कौन सी कंडीशन में करते हैं, बेटा वो ग्रो करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में. जैसे अगर अपन से कोई पूछे कि हम अपना फूड जो है वो रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, तो आपका पहला आंसर क्या होगा कि हम बैक्टीरिया और फंगस से उस फूड को बचाना चाहते हैं. राइट तो इसका मतलब कि फंगस के स्पोर हैं तो सब जगह, लेकिन वो ग्रो कहाँ पे करते हैं, जो वार्म एरिया है.
जो ह्यूमिड एरिया है वहां पर करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपने बोला कि इसकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत डाइवर्सिटी है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। बेटा ये है तो सभी जगह, ये है तो सभी जगह। इट मीन्स हम ये बात कह सकते हैं भाई कॉस्मोपॉलिटियन है। इसके स्पोर है ना बेटा, तो स्पोर तो इजीली किसी भी जगह पे फैल जाते हैं, स्पोर तो हवा में सब जगह फैल सकते हैं। इट मीन्स कॉस्मोपॉलिटियन है। पर ये प्रेफर कहां करता है ग्रो करने के लिए? प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करना प्रेफर करता है। कोई इशू नहीं बच्चा, एकदम डन है ये बात। अब ये ग्रो किसी भी फूड मटेरियल पे कर सकता, जैसे बच्चा अपन ब्रेड वगैरह खाते हैं, अगर उस एक तो देखो एक ब्रेड है जिसको मैंने एक पैकेट में बंद कर रखा, ठीक है, एक ब्रेड है जिसको मैंने पानी में डाल के रख दिया है, तो जो ब्रेड को मैंने पानी में डाल के रखा है ना वो बहुत ही ह्यूमिड हो चुकी है, उसमें फंगस बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। और ये चीज आपने घर पे भी अपने नोटिस की होगी कि कोई भी फूड प्रोडक्ट जो है उसको अगर अपन गर्मियों में रात में खुले में रख देते हैं तो क्या होता है, उस पर फंगस ग्रो कर जाता है, राइट। फिर सुबह तक मम्मी कहती है अरे ये तो बिल्कुल खाने लायक नहीं बचा, तूने क्या कर दिया, तूने फ्रिज में नहीं रखा, इस तरीके से, राइट। तो आपने बताया ये अलग अलग फूड मटेरियल पे ग्रो करते हैं। ग्रो ऑन ब्रेड, जितने भी खराब होने वाले बच्चे फ्रूट्स होते हैं, रॉटन फ्रूट्स या फिर शुगर, इन सब पे ग्रो करते हैं बच्चे। जैसे अगर अपन बात करें यीस्ट की, इसका एक मेंबर है यीस्ट, जो कि अपन ने सुन रखा है अल्कोहल बनाने में काम आता है। तो यीस्ट को हम किस में रखते हैं? यीस्ट को हम शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं, और शुगर सॉल्यूशन के अंदर वो क्या करता है, इजीली ग्रो कर जाता है। बेटा इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैबिटाट्स हैं। जैसे अपन कुछ फंजाई को बोलते हैं कॉर्टिकोलस। कॉर्टिकोलस कौन है बच्चे? जो कि बार्क पे ग्रो करते हैं, राइट। एक बच्चे जो वुड पे ग्रो करते हैं एपिजाइलिक। एपिजाइलिक किसे कहते हैं बेटा? जो वुड पे ग्रो करते हैं, राइट। उसके अलावा आपने बोला इसके अंदर और बहुत बहुत अलग अलग टाइप के आ जाते हैं, जैसे कि एक अपन ने कॉप्रोफिलस वर्ड एनसीईआरटी में पढ़ा है, कॉप्रोफिलस। बेटा कॉप्रोफिलस किसे कहते हैं? जो काउ डंग पे ग्रो करे, मतलब काउ डंग जो है उसके ऊपर अपन ने देखा है कुछ बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर, कुछ एस्कोमाइसिटीज के मेंबर बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करते हैं और अपनी फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं इस तरीके से, उन्हें अपन बोलते हैं कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी आपने सुना है हमारे बालों में डैंड्रफ आ गया? अक्सर अपना होता है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करो, भाई बालों में बहुत डैंड्रफ है। वो डैंड्रफ क्या है? वो डैंड्रफ फंगस है, यानी कि हमारे बाल, हमारे नेल्स, ये सब केराटिन के बने हुए। फंगस जो है ये इस केराटिन को भी खाता है बच्चा। तो कुछ फंगस जो है वो केराटिन पे ग्रो करता है, दैट इज केराटिनोफिलस। केराटिनोफिलस। केराटिनोफिलस ये फंगस केराटिन पे ग्रो करता है, केराटिन पे। केराटिन पे जो ग्रो करता है केराटिनोफिलस। बेटा इस तरीके से अलग अलग टाइप के फंगस अलग अलग हैबिटेट के हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चे इसके स्ट्रक्चर की। सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, जितनी भी फंजाई है, जितनी भी ग्रुप हम पढ़ेंगे, सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस हैं, एक्सेप्ट वन। वो वन कौन है? यीस्ट, सैकेरोमाइसीस। तो सबसे पहली बात तो यही मेंशन कर लो, दे ऑल आर मल्टीसेल्यूलर फिलामेंटस। ये बच्चा मल्टीसेल्यूलर फिलामेंटस है। मैम आपने एक वर्ड लिखा है माइसीलियम, अभी पढ़ेंगे अपन इस माइसीलियम का मतलब भी, राइट। देखो एक्सेप्ट, एक तो इसमें हम एक छोटा सा एक्सेप्शन लिख रहे हैं, एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट, यीस्ट क्या है बच्चा? यीस्ट है यूनिसेल्यूलर फंगस।
बेटा इसमें हम बहुत सारे ग्रुप पढ़ेंगे, हम इसमें मशरूम्स, इसमें टोडस्टूल, इसमें राइजोपस, यीस्ट, पेनिसिलियम बनाने के लिए पेनिसिलियम जो पेनिसिलिन बनाता है जिससे हमें एंटीबायोटिक मिलती है, हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक बात है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चे इसकी अगर स्ट्रक्चर की, तो आप देखना भाई, अगर हम नॉर्मल फंगस की बात करें तो वो इस टाइप से एक फिलामेंटा स्ट्रक्चर से बना होता है। ये फिलामेंटा स्ट्रक्चर है। ये ऐसे बहुत सारे फिलामेंट जो हैं वो आपस में जुड़ के एक पूरा का पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें ये जो एक फिलामेंट है, इसमें ये जो बचा एक फिलामेंट है, इस एक फिलामेंट को हम बोलते हैं हाइफा, फंगल हाइफा। बहुत सारे हैं फंगल हाइफी, ये फंगल हाइफा है। और बेटा ये फंगल हाइफा ने जो पूरा का पूरा नेटवर्क बनाया है ना, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड माइसीलियम। दैट नेटवर्क इज कॉल्ड माइसीलियम। ये बात डन है सभी की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। चलो बच्चे, अब अपन माइसीलियम जो है इसको अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। कैसे भाई? हो सकता है माइसीलियम सेप्टेट हो सकता है माइसीलियम असेप्टेट हो, बातें हो सकती है भाई। मैडम ये सेप्टेट वर्ड का मतलब, बेटा आपको इसके बीच में एक इस तरीके से वॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बीच बीच में, ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर सेप्टा है, जो कि क्या करता है भाई, इस पूरे फिलामेंट को मल्टी सेल्यूलर बना देता है। राइट? तो बेटा हो सकता है कुछ ऐसी फंजाई हो जिसमें ये सेप्टा ना हो, मींस एसेप्टेट, और ये भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसे हो जिनमें ये सेप्टा प्रेजेंट हो, सेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब, जैसे बच्चा देखो ये फिलामेंट है, ये एक फिलामेंट है, राइट? इस फिलामेंट के अंदर न्यूक्लियस तो बहुत सारे हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस तो बहुत सारे हैं। देखो ये न्यूक्लियस बहुत सारे, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। ये बेटा आगे अपन फाइकोमाइसिटीज पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज के अंदर ये कंडीशन पाई जाएगी। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज जैसे आप लोवर फंजाई के नाम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चा अपन कहते हैं सेप्टेट। सेप्टेट में भी दो कंडीशन हो सकती है, ठीक बात। एक तो कंडीशन क्या है बच्चे, जैसे माना मैंने ये फिलामेंट बनाया, इस फिलामेंट में जो सेप्टा है उसके बीच में आपको एक छोटा सा पोर दिखाई देगा। ये पोर बस इतना ही बड़ा होता है कि इसमें से साइटोप्लाज्म पास हो सके, इसमें से न्यूक्लियस मूव नहीं होता बच्चे, राइट? तो ये जो कंडीशन है ये हो जाएगा सेप्टेट विद सिंपल पोर, सेप्टेट विद सिंपल पोर। ये सेप्टेट विद सिंपल पोर कंडीशन जो है ना, ये एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाई जाएगी। बेटा अपन फंजाई में 4 ग्रुप्स मेंशन करेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, राइट? तो ये प्रेजेंट होगा बच्चे कंडीशन एस्कोमाइसिटीज में और प्रेजेंट होगा बच्चे ड्यूटेरोमाइसिटीज में, राइट? नेक्स्ट अपन बात करें बेटा बेसिडियोमाइसिटीज, तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेप्टा और पोर प्रेजेंट होगा। देखो सेप्टा में जो पोर है, ये पोर जो है ये इस तरीके से ये जो पोर है बच्चा, ये इस तरीके से इसकी मेम्ब्रेन फूली हुई है, इसे अपन बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टम। इसे अपन बोलते हैं बच्चा डॉलीपोर सेप्टम। बेटा ये डॉलीपोर सेप्टम कंडीशन किस में प्रेजेंट होती है? दैट प्रेजेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज। ये बेटा बेसिडियोमाइसिटीज में प्रेजेंट होती है। तो ये ध्यान रहेगा, माइसीलियम किसे कहते हैं? हाइफा के ग्रुप को माइसीलियम कहते हैं। हाइफा किसे कहते हैं? फिलामेंट को कहते हैं। 2 तरह के हो सकते हैं ये माइसीलियम, असेप्टेट और सेप्टेट, राइट? एक छोटा सा पॉइंट और सुनना बच्चे, यहीं पर मेंशन कर लो। आपको ये पता चल रहा है बेटा इसमें सेल वॉल है, तो कभी हमने सोचा कि इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सभी जानते हैं, सभी ने विटेकर की क्लासिफिकेशन की टेबल पढ़ी है।
फंगल सेल वॉल बनी होती है फंगल सेल्यूलोज यानी कि काइटिन की। ये सेल वॉल जो है ये बनी होती है बच्चा काइटिन की, और थोड़े बहुत पॉलीसेकेराइड है, बाकी बेसिकली काइटिन है। बेटा अगर आप थोड़ी सी डिटेल एक्स्ट्रा जानना चाहें तो फाइकोमाइसिटीज के दो ग्रुप पढ़ते हैं अपन, oomaइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। इसमें जो oomaइसिटीज है इसमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, पर अगर अपन ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। ओवरऑल की अगर अपन बात करें तो सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। तो बेटा सबसे पहले अपन ने हैबिटेट पढ़ लिया, नेक्स्ट अपन ने स्ट्रक्चर मेंशन कर ली। अब अपन आते हैं इसकी न्यूट्रिशन पर, राइट। चलिए अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, सबसे पहली बात तो ये सभी बच्चों को क्लियर है कि ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं कि ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इसके पास भाई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ये हेटेरोट्रॉफिक है, राइट। अब बच्चे अगर ये हेटेरोट्रॉफिक है तो इसमें अलग अलग न्यूट्रिशन के मोड है। जैसे सबसे पहले बात करें हम इसके अंदर, एक तो हम बात करेंगे सेप्रोट्रॉफिक, और एक अपन बात करेंगे बच्चे पैरासाइटिक। राइट। सेप्रोट्रॉफिक किसे कहेंगे भाई? ऐसे सभी फंगस जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले। मतलब आपने देखा हो कि कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर, चाहे एनिमल का हो या प्लांट का हो, उसके ऊपर फंजाई ग्रो करती है, फंजाई उसे डाइजेस्ट करती है, और आपने बोला फंजाई एज ए डीकंपोजर काम करती है, जैसे कि बैक्टीरिया करता है बच्चा, जैसे कि बैक्टीरिया करता है, बिल्कुल उसी तरीके से। यानी कि सेप्रोट्रॉफिक के अंदर आ जाएगा ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब वर्क एज ए डीकंपोजर। ये एज ए डीकंपोजर काम में आती है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट बेटा पैरासाइटिक। बेटा पैरासाइटिक फंगस तो आज के टाइम में बहुत फैला हुआ है। प्लांट पर भी पैरासाइट हो सकता है, एनिमल पर भी पैरासाइट हो सकता है। प्लांट पर पैरासाइट जैसे कि आपने बताया कि जो पर्टिकुलर एल्बुगो है, ये मस्टर्ड की लीफ पर क्या करता है, व्हाइट कलर के पैचेस बना देता है, पूरा मस्टर्ड लीफ को खराब कर देता है। उसी तरीके से बच्चे आपने पढ़ रखा है इसके अंदर कि जो भी अभी जैसे म्यूकर फैला हुआ है तो ये ह्यूमन में डिजीज कर रहा है, ठीक बात है। तो पैरासाइटिक मींस ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बच्चा उनमें क्या करेगा, उनमें डिजीज कॉज करेगा, ठीक बात। एक बेटा इसके अंदर कंडीशन और हो सकती है, दैट इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो। जैसे मान लो ये फंगस है, ये फंगस किसी एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, उसमें एल्गी को भी फायदा होगा और उसमें फंगस को भी फायदा होगा। इसी तरीके से फंगस जो है वो एक एसोसिएशन और बनाता है जिसे हम कहते हैं माइकोराइजा। उस माइकोराइजा से भी दोनों को फायदा होता है। किनको? एक तो फंगस को, एक हायर प्लांट की रूट को, दोनों को फायदा रहता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करें इसके अंदर, हाँ, स्टोरेज फूड मटेरियल कैसा होगा। स्टोरेज फूड, बेटा स्टोरेज फूड जो है वो आपने बताया यहां पे ग्लाइकोजन होगा एंड ऑयल्स, ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स। अब अपन स्टार्ट करें बच्चा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में सबसे पहले लाइकेन। बेटा लाइकेन के बारे में इस चैप्टर में आपने एनसीईआरटी में लास्ट पॉइंट पढ़ा है। लाइकेन है क्या, सुनिए। लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, symbiotic association between fungus
बिटवीन फंगस एंड एल्गी, फंगस और एल्गी के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये आपको जो डायग्राम मेंशन है ना, ये व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है बेटा, ये लाइकेन है, ये लाइकेन है, और ये लाइकेन जो है ना, ये किसी पत्थर वगैरह पे ग्रो किया हुआ है, ये वो लाइकेन है, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसमें कोई इशू नहीं, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट बच्चे अगर अपन बात करें इसके अंदर एल्गी कौन कौन सी हो सकती है, बेटा लाइकेन बनाने में जो एल्गी पार्टिसिपेट करती है उसे हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। फाइको वर्ड हमेशा एल्गी के लिए मेंशन किया जाता है, और जो फंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है उसे हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट। जो एल्गल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका काम क्या है? इसका काम है बच्चे फूड फॉर्मेशन, फूड फॉर्मेशन। और ये फूड किसको प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड फूड टू फंगल पार्टनर, फंगल पार्टनर। ये अपने फंगल पार्टनर को कहता है कि भाई तुझे फूड मैं दूंगा, तू मुझे रॉ मटेरियल लाके दे। रॉ मटेरियल इन द सेंस वाटर, मिनरल एब्जॉर्ब करके ये एल्गी को प्रोवाइड करता है। इस तरीके से पूरा एसोसिएशन चल रहा है। और बेटा लाइकेन एक ऐसा एसोसिएशन है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव करता है। मतलब कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन हो, ऐसा एरिया, जिरिक एरिया जो कि पूरी तरीके से रॉक है, जहां सॉइल नहीं है, वहां पे लाइकेन ग्रो कर जाएंगे। उसके अलावा अगर हम कहें कि जो टुंड्रा एरिया है, बेटा टुंड्रा एरिया ऐसा है जहां इतना कम टेम्परेचर रहता है, पूरे साल सॉइल के ऊपर, सॉइल पर हमें बर्फ बिछी हुई दिखती है। आपने इकोलॉजी में पढ़ा है परमाफ्रॉस्ट। ये परमाफ्रॉस्ट वर्ड किसे कहते हैं? मतलब पूरे साल सॉइल पर बर्फ जो है, आइस कंप्लीट लेयर रहेगी, ऐसे एरिया में लाइकेन ग्रो कर जाता है, राइट। तो ये इसमें एसोसिएशन की वजह से। आपने बताया ये फंगल पार्टनर क्या करेगा? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड प्रोवाइड टू एल्गी। ये एल्गी को प्रोवाइड करेगा बच्चे। एक तो सबसे पहले आपने बताया सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं बच्चे। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान से सुननी है। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है बच्चे कि हम एक ऑर्गेनिज्म, अगर हमारे सामने लाइकेन रख दिया जाए, हमसे कह दिया जाए कि इसके अंदर कौन सा पार्ट जो है वो फंगल है, कौन सा पार्ट एल्गी है, हम बाहर से देख के नहीं बता सकते बच्चा। हमें बिल्कुल एक तरीके से कंपोजिट ऑर्गेनिज्म बन चुका है। ये एल्गी और फंजाई पूरी तरीके से आपस में जुड़ चुके हैं। एल्गी में कौन पार्टिसिपेट करता है? एल्गी में बेटा पार्टिसिपेट करेगा तो एक तो करेगा ग्रीन एल्गी, या फिर कभी रेयरली करता है तो करता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और रेयरली बेसिडियोमाइसिटीज ये फंगल पार्टनर हो सकते हैं। ज्यादातर एस्कोमाइसिटीज के मेंबर जो हैं वो फंजाई, फंगल पार्टनर ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, एक और खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो पर्टिकुलर लाइकेन है ये एयर पॉल्यूशन के लिए सेंसिटिव है। ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ये बच्चा एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। कैसे कह सकते हैं भाई हम ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है? बेटा ऐसा एरिया जहां पे SO2 गैस से पॉल्यूशन हो रहा है, उस एरिया के अंदर ये जो लाइकेन है ये ग्रो नहीं करेंगे। लाइकेन का जो क्लोरोफिल होगा वो फियोफाइटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइकेन का फियोफाइटाइजेशन हो जाएगा। लाइकेन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, यानी कि ये एयर पॉल्यूशन जहां पर भी होगा वहां पर ग्रो नहीं करेंगे। सेंसिटिव टू SO2 पॉल्यूशन, ये SO2 पॉल्यूशन के लिए सेंसिटिव है। तो ये कंपोजिट ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गा,
बेटा ऐसा ही एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन और देखते हैं हम। देखा बच्चे आपने डायग्राम में, ये है माइकोराइजा। माइकोराइजा, माइकोराइजा भाई क्या है ये माइकोराइजा? आपने बोला कि ये एक प्लांट है, ठीक। इस प्लांट का रूट सिस्टम बहुत ही वीक है, तो फंजाई ने क्या किया, इसके साथ में एसोसिएशन बना लिया, इसके साथ में जुड़ गई। इसके साथ में जुड़ने से जो काम रूट का था वो सारा का सारा काम अब कौन कर रहा है, वो सारा का सारा काम अब कर रहा है फंजाई। रूट का काम होता है वाटर मिनरल लाके देना, फंजाई लाके देता है। उसके अलावा और भी फायदे, बेटा रूट में बहुत सारे पैथोजन ग्रो कर जाते हैं, फंजाई के ऊपर वो पैथोजन ग्रो नहीं करेंगे। मतलब ये जो प्लांट है ये सॉइल पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट बन चुका है। डन, इसमें कोई इश्यू नहीं। तो माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा बेटा देखो ये फंगल एसोसिएशन है, ये फंगल है, ये फंगल है, ये फंगल एसोसिएशन है, ऊपर प्लांट है, राइट। तो आपने बताया इट इज म्यूचुअलिज्म बिटवीन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म एक ही बात है। इट इज म्यूचुअलिज्म बिटवीन फंगस, फिलामेंट्स and roots of higher plant। हायर प्लांट बेटा जैसे एनसीईआरटी की अगर अपन बात करें तो अपने को मेंशन किया हुआ है पाइनस। पाइनस के सीड जर्मिनेट भी नहीं कर पाएंगे अगर उसके साथ में फंगल एसोसिएशन नहीं है। इसमें फंगल फिलामेंट का काम क्या हो गया? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। और बेटा हायर प्लांट की रूट का काम क्या हो गया? इसका काम हो गया फूड फॉर्मेशन, फूड फॉर्मेशन, फूड फॉर्मेशन, राइट। और बच्चे इसके अलावा फंगस फिलामेंट का काम क्या क्या हो जाएगा? तो आपने बोला फंगस फिलामेंट जो है ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंट टू रूट पैथोजन। ये रूट पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट है, रूट पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट है। और खास बात सुनो बच्चे, इसके अलावा आपने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, जस्ट लाइक कि बेटा ये टॉलरेंस पावर प्रोवाइड करता है, टॉलरेंस टू सैलिनिटी, ड्रॉट कंडीशन के लिए, सैलिनिटी के लिए टॉलरेंस पावर प्रोवाइड करता है टू ड्रॉट कंडीशन, ड्रॉट कंडीशन के लिए, सैलिनिटी के लिए ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये इतना शानदार एसोसिएशन जो है ये माइकोराइजा कहलाता है, राइट। चलिए बच्चे नेक्स्ट अपन आते हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंगल फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है उसको अपन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे बच्चे। एक अपन इसके अंदर पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक बेटा अपन इसके अंदर पढ़ेंगे असेक्सुअल, और एक अपन इसके अंदर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन को 3 कैटेगरी जो है वो इसके अंदर पढ़नी है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे मेन तो है फ्रेगमेंटेशन, उसके अलावा यीस्ट में प्रेजेंट होती है बडिंग, राइट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अपन 3 चीजें मेंशन करते हैं बेटा। एक तो सबको पता है फ्रेगमेंटेशन, कि मैडम कहीं पर भी फिलामेंटस कोई भी चीज आ जाती है ना, हम तो बोल देते हैं फ्रेगमेंटेशन होगा। बिल्कुल सही बोलते हो बच्चे आप, कोई दिक्कत नहीं। एक बेटा जो यूनिसेल्यूलर फंगस है उसके अंदर अपन बात करते हैं बडिंग की, और एक अपन बात करते हैं फीजन की। ये फीजन ज्यादा नहीं बहुत कम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है। और बेटा 2 तरह के स्पोर आपने पढ़ रखे, एक आपने पढ़ा इसमें स्पोरेंजियोस्पोर, यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन रहा है, स्पोरेंजियोस्पोर,
अरे क्या स्पेलिंग है इसकी, स्पोरेंजियोस्पोर। और एक ही बच्चा कॉनिडिया। बेसिकली ये दो ही बनते हैं, इसके अलावा भी आप बहुत सारे पढ़ सकते हो बेटा, जैसे ओइडिया है, क्लेमाइडियोस्पोर है, वो सब भी फंगस के ही फीचर है, लेकिन बेसिकली ये दो बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर जिसमें आएंगे जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर, एक आ जाएगा बेटा कॉनिडिया। नेक्स्ट अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें 3 स्टेप अपन पढ़ेंगे। देखो अगर फेवरेबल कंडीशन है ना, फंजाई क्या प्रेफर करेगा कि वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर ले या वो स्पोर बना ले, लेकिन अगर मान लो अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी बच्चे अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर, ये सब हमें ध्यान से सुनना। चलिए सबसे पहले बेटा अपन ले लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट? स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले अपन लेते हैं द मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंटेशन। बेटा किसे कहेंगे हम फ्रेगमेंटेशन, ध्यान से सुनना। ये है बेटा फंगल फिलामेंट्स, जिसे हम हाइफा कहते हैं, और इस पूरे ग्रुप को हम माइसीलियम कहते हैं, राइट? इस पूरे ग्रुप को हम माइसीलियम कहते हैं। बेटा इस पूरे के पूरे माइसीलियम का एक टुकड़ा टूट के नीचे गिर जाए, इस पूरे माइसीलियम का कोई भी टुकड़ा, फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट जो है ना, ये बेटा इससे अलग हो गया, ये इस पेरेंट बॉडी से अलग हो गया। अब ये फ्रेगमेंट जो है ये डेवलप होके नया माइसीलियम बना लेगा, ये फ्रेगमेंट डेवलप होके नया माइसीलियम बना लेगा, इसे अपन बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। उसी तरीके से बेटा आपने, ये तो हुआ फिलामेंटस एल्गी के लिए, सॉरी फिलामेंटस एल्गी भी कर सकते हैं, जितने भी फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है, फिलामेंटस फंजाई। बेटा एक हमारी इस फंजाई फैमिली में एक यूनिसेल्यूलर मेंबर भी तो है, जिसे हम यीस्ट कहते हैं। तो बेटा वो यीस्ट क्या करेगा, वो यीस्ट करेगा बडिंग। बेटा यीस्ट की फेवरेट चीज होती है शुगर, थोड़ी देर के लिए उसको शुगर सॉल्यूशन में रख के तो देखो, यूनिसेल्यूलर फंजाई को आप शुगर सॉल्यूशन में रख के देखिए, यूनिसेल्यूलर फंजाई, इसको आप शुगर सॉल्यूशन में रख के देखिए। ये बेटा फंजाई है, ये फंजाई का न्यूक्लियस, इसके अंदर बच्चे इस टाइप से एक बाहर की तरफ छोटा सा बड बनने लग जाएगा, राइट? बड बनने लग जाएगा। फिर बेटा ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डेवलप होके क्या करेगा, ये न्यूक्लियस भी इलोंगेट होगा। देखो जैसे ये बड बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी इलोंगेट होगा, इलोंगेट होगा, और बच्चे ये इलोंगेट होके उस छोटी सी बड के अंदर चला जाएगा, ये इलोंगेट होके उस बड के अंदर चला जाएगा। फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा और अल्टीमेटली छोटा बड जो है वो इसके ऊपर बन जाएगा। अब बच्चे ये बड आगे डेवलप होके नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इस बड के ऊपर और अलग छोटे छोटे बड बन जाए, दोनों बातें पॉसिबल है बच्चे। ये बन गया बड, ये तो अगर कोई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उसमें या तो बैक्टीरिया की तरह फ्यूजन होगा, या फिर एक नई प्रोसेस जो हमने बात की दैट इज बडिंग, उसमें बड फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि माइटोस्पोर से होता है। मैम ये माइटोस्पोर क्या चीज है? बेटा जो माइटोसिस से स्पोर बनते हैं ना, हम उसे माइटोस्पोर कहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसे माइटोस्पोर कहते हैं। तो बच्चे ये स्पोर फॉर्मेशन से होता है, स्पोर फॉर्मेशन से, स्पोर फॉर्मेशन से। बेटा दो टाइप के स्पोर आपने पढ़े, एक आपने पढ़ा है स्पोरेंजियोस्पोर,
एक बच्चा आपने पढ़ा है कॉनिडिया, कॉनिडिया। बेटा स्पोरेंजियोस्पोर किसे कहते हैं? देखो जैसे ये एक माइसीलियम है, माइसीलियम, राइट, माइसीलियम। बेटा इस माइसीलियम के ऊपर क्या बन रहे हैं? हाइफा। नॉर्मली बनते हैं माइसीलियम पे हाइफा। सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा? ये हमने लिया एक माइसीलियम, माइसीलियम। इस माइसीलियम पर बन रहे हैं हाइफा। इस हाइफा को अपन बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, राइट। और इस स्पोरेंजियोफोर पे क्या बन रहे हैं? इस स्पोरेंजियोफोर पे बन रहे हैं स्पोरेंजियम। इसके अंदर बन रहे हैं बच्चा स्पोरेंजियम। बेटा इस स्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स हैं उसमें होंगे माइटोसिस, और इस माइटोसिस से इसके अंदर बनेंगे बहुत सारे स्पोर। फिर ये जो स्पोरेंजियम फटेगा, ये स्पोर रिलीज होंगे, और ये स्पोर रिलीज होके जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। इनका जर्मिनेशन होगा, इनके जर्मिनेशन से बनेंगे बच्चे ये नया माइसीलियम, राइट। अब यहां पे छोटी सी बात सुनने की है, ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर जो स्पोर बने ये एंडोजीनस स्पोर है, एंडोजीनस, क्योंकि ये स्पोरेंजियम के अंदर बने। फिर बेटा आपने बताया कि ये एंडोजीनस होने के साथ साथ माइटोस्पोर्स भी है, क्योंकि ये माइटोसिस प्रोसेस से बने। और थर्ड चीज बच्चा जो आपने मेंशन की, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में बने हैं, दैट इज जूस्पोर। एक हो सकते हैं बच्चा एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर। ये एप्लानोस्पोर जो है ये जब अनफेवरेबल कंडीशन की शुरुआत होती है ये तब बनते हैं, राइट। ये बनेंगे ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ये मोटाइल होंगे बच्चा और ये फ्लैजिलेटेड होंगे, फ्लैजिलेटेड। एप्लानोस्पोर जो है बेटा ये नॉन मोटाइल होंगे, ये नॉन मोटाइल होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनेंगे। ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन नहीं, बस शुरुआत होनी चाहिए अनफेवरेबल कंडीशन की। ये पर्टिकुलर फाइकोमाइसिटीज के अंदर ये कंडीशन देखी जाएगी। आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो बच्चा, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, राइट। नेक्स्ट बच्चे अपन लेते हैं कॉनिडिया फॉर्मेशन, कॉनिडिया फॉर्मेशन, कॉनिडिया। ये फंजाई में बेसिकली बहुत जगह बनते हैं। कैसे बेटा? ध्यान से सुनना। ये है माइसीलियम, दैट इज माइसीलियम। कोई दिक्कत नहीं बच्चे। इस माइसीलियम के अंदर क्या हो रहा है? इस तरीके से कॉनिडियोफोर बन रहे हैं, कॉनिडियोफोर। रुको 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 रुको, इस कॉनिडिया को थोड़ा अपन ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। कॉनिडिया अब थोड़ा ठीक दिख रहा है, कॉनिडिया, राइट। चलिए बेटा, अब आपने बताया ये जो कॉनिडियोफोर है, कॉनिडियोफोर, इस कॉनिडियोफोर के ऊपर की तरफ एक्सोजीनस कंडीशन में स्पोर्स बनेंगे। ये कॉनिडिया है, सिंगल को कॉनिडियम कहते हैं बच्चे। ये जो स्पोर है ये सेपरेट हो गए, कॉनिडिया, इनका जर्मिनेशन हुआ, और इसके जर्मिनेशन से नया माइसीलियम बना। तो बेटा ये स्पोर कैसे हो गए? ये हो गए थिन वॉल्ड। इससे पहले वाले भी थिन वॉल्ड थे, लेकिन वो एंडोजीनस थे और ये एक्सोजीनस है। तो आपने कॉनिडिया के बारे में क्या बताया भाई? थिन वॉल्ड
एक्सोजीनस स्पोर, थिन वॉल्ड एक्सोजीनस स्पोर बेसिकली बनते किसमें हैं? आपने बोला एग्जांपल एस्कोमाइसिटीज, फेमस तो बेटा ये एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में, लेकिन हाँ थोड़े बहुत ये फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में भी देखे जाते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन में फंजाई क्या पसंद करती है भाई? वो क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पंगे में जाएगी? गैमेट बनाओ, फ्यूजन होगा, इतना सब नहीं करेगी भाई। वो सिंपल क्या होगा उसके अंदर पर्टिकुलर माइटोसिस या तो फ्रेगमेंटेशन या स्पोर फॉर्मेशन। डन। नेक्स्ट बच्चा अपन लेते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना पर्टिकुलर वो गैमेट बनने से होता है, ये बात आपने अच्छे से पढ़ रखी है। बेटा गैमेट बनता किसमें? अगर हमसे पूछा जाए गैमेट किस में बनता है, गैमेट एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बनता है और उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गैमीटेंजिया। ठीक बात है। तो आपने बताया वो स्ट्रक्चर जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, वो स्ट्रक्चर जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं बेटा गैमीटेंजिया। गैमीटेंजिया उसको अपन बोलते हैं बेटा गैमीटेंजिया। राइट। सबसे पहले होगा क्या बच्चे? जो गैमेट बने हैं, जैसे मान लो ये दो गैमेट बने, ठीक है, एक मेल गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है, एक फीमेल गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है। सबसे पहले ये दोनों गैमेट फ्यूज होंगे, लेकिन इनका ओनली साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी। और इस प्लाज्मोगैमी से ये एक सेल बनी, इसमें ये दोनों N+N कंडीशन आ गई, मतलब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, एक सेल में आ गए हैं, लेकिन एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। इसे अपन बोलते हैं डाइकैरियन। ये डाइकैरियोटिक फेज है, ये डाइकैरियन है। राइट। उसके बाद बच्चे अपन ने बताया कि इसका कुछ टाइम बाद इसका न्यूक्लियस फ्यूज होगा। ये कंडीशन मैं किसके लिए बोल रही हूं? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के लिए। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के लिए। ये हो गई बच्चा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी से क्या हुआ बच्चे? इसमें 2n कंडीशन आई, जिसे हम कह रहे हैं सिनकैरियन। सिनकैरियन। इस सिनकैरियन में बेटा मियोसिस होगा। मियोसिस। मियोसिस के एज ए रिजल्ट स्पोर बनेंगे। स्पोर। और बच्चा ये स्पोर जर्मिनेट होके नया माइसीलियम बनाएंगे। ये स्पोर जर्मिनेट होके नया माइसीलियम बनाएंगे। तो सबसे पहले इस पूरी प्रोसेस में हमने 3 स्टेप पढ़े। फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी, सेकेंड वन इज कैरियोगैमी एंड थर्ड वन इज मियोसिस। सबसे पहले दोनों सेल का साइटोप्लाज्म फ्यूज, देन न्यूक्लियस फ्यूज, देन मियोसिस से जर्मिनेशन से नया माइसीलियम। राइट। तो बेटा अगर हम एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो उसमें ये 3 स्टेप देखे जाते हैं। 3 स्टेप। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, देन बेटा कैरियोगैमी एंड नेक्स्ट वन इज मियोसिस। मियोसिस। राइट। लेकिन बेटा अगर आप फाइकोमाइसिटीज की बात करो, जिसे हम बोलते हैं लोअर फंजाई, फाइकोमाइसिटीज, इसमें 2 ही स्टेप होंगे। यहां पर प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी ये अलग अलग नहीं है भाई, ये लोअर फंजाई है, इसके इतने नखरे नहीं है, ये बहुत सिंपल है। इट मींस इसमें क्या होगा? सिनगैमी देन मियोसिस, 2 ही स्टेप होंगे इसमें। और बच्चे मैम एक चौथा ग्रुप और रह गया, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज एक तरीके से पूरा का पूरा वेस्ट बॉक्स है,
मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता उनको अपन इसमें रख देते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज में। वो फंजाई इम्परफेक्टाई है, उसमें ओनली माइटोसिस होगा। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 स्टेप, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। अब बेटा इसकी छोटी सी स्लाइड डायग्राम देखना, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया हुआ है। देखो ये एक माइसीलियम है, इस माइसीलियम के पास 2 रास्ते हैं, या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर बनेंगे, ठीक बात है, और वो स्पोर जर्मिनेट होके क्या करेंगे, नया माइसीलियम। ये स्पोर जो है बेटा ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा स्पोरेंजियोस्पोर, 4 पे तो बनता है, होगा क्या ये स्पोरेंजियोस्पोर। और एक होगा बच्चा ये कोनिडिया, कोनिडिया, राइट। 2 टाइप के स्पोर हो सकते हैं। स्ट्रक्चर नहीं है भाई, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्पोर्स हैं, कोनिडिया और स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चा 3 स्टेप, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी से हेटेरोकैरियोटिक स्टेज आ रही है, मींस n+n। उसके बाद बच्चे जाइगोट 2n, देन 3rd स्टेप मियोसिस, इससे नया माइसीलियम बनेगा। डन है। तो ये बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक की बात हुई। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैडम इसका क्लासिफिकेशन, इसके अलग अलग एग्जांपल्स, कौन से हमें फायदा करते हैं कौन से नुकसान करते हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है। तो बेटा वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज आप फंजाई के बेसिक फीचर जितने भी हैं इसको कॉपी पेन निकालो, नोट करो और इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।